गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका साकेत ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनंत प्रकाश शुक्ला, सहायक प्राध्यापक बीएड विभाग। आज हम लोग बात करेंगे अध्यापक शिक्षा के बारे में। अध्यापक शिक्षा जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा मानी जाती है, खास करके भारतीय परिप्रेक्ष्य में, जबकि वैदिक काल से ही लेकर के आज तक अध्यापकों का बहुत बड़ा सम्मान निरंतर होता रहा है। शिक्षक का दायित्व और गरिमा पूरे समाज में बहुत बड़ी है। कोई भी अच्छी से अच्छी पाठचर्या हो, पाठ्य पुस्तक हो, जब तक निपुण अध्यापक उस पाठ्य पुस्तक को नहीं पढ़ाएगा, बच्चों का ज्ञान अधूरा रह जाएगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कल्पना की जाती है कि भारत के भविष्य का निर्माण कक्षा कक्षों में होता है। ऐसे में शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अध्यापक वो होता है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। निरंतर वो छात्रों के सर्वांगीण विकास की बात करता है। जो समाज की आवश्यकता होती है, जो समाज की अपेक्षा होती है, जो आकांक्षा होती है, आदर्श जो होते हैं, जो मूल्य होते हैं, उनको छात्रों के देने की जिम्मेदारी अध्यापक की होती है। राष्ट्र के निर्माण में अत्यधिक सहायक होता है और राष्ट्र के निर्माण का दायित्व भी अध्यापकों के कंधे पर ही होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने जो समाज को संदेश दिया अध्यापक के बारे में, समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वह पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की बौद्धिक परंपराओं व तकनीकी के जो कौशल हैं, उनके हस्तांतरण के साधन के रूप में तथा समाज की जो सभ्यता है उसको प्रज्वलित रखने का कार्य अध्यापक को दिया गया है। ऐसा मानना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। कोठारी आयोग जो कि 1964-66 में अपना प्रतिवेदन दिया, उस प्रतिवेदन में कोठारी आयोग ने जो शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास में स्पष्ट किया वो ये था कि शिक्षा के स्तर तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के योगदान को जितनी भी बातें प्रभावित करती हैं, उनमें अध्यापक के गुण सर्वोपरि है। तो ऐसे में हम लोग आज बात करते हैं अध्यापक शिक्षा की, कि अध्यापक शिक्षा वास्तव में क्या होती है। अध्यापक जिसका अर्थ होता है अधि प्लस अपक, अर्थात कि अपरिपक्व को परिपक्वता की ओर ले जाने वाला। अधि प्लस अपक अर्थात अपरिपक्व को परिपक्वता की ओर ले जाने वाला। शिक्षक, शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगा के बना शिक्षक, जिसका अर्थ होता है सीखने सिखाने वाला। गुरु, जिसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। आज हम लोग उसी शिक्षा की बात करने चल रहे हैं। वैसे तो अध्यापकों की गरिमा के बारे में वैदिक काल से ही निरंतर हम सुनते आ रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा तब बताई गई कि गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, गुरु ही महेश है, और उस गुरु को नमस्कार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वैदिक काल में गुरुओं का महात्म्य ये था कि वो ईश्वर के समान पूजा जाता रहा। वैदिक काल के बाद फिर मध्यकाल का युग आया। मध्यकाल अर्थात मुगल काल। वैसे तो मुगल काल को शिक्षा के लिए अंधकार का युग माना गया है। ये माना जाता रहा कि उस समय शिक्षा के प्रति ध्यान न देकर के केवल इस ओर ध्यान दिया गया किस प्रकार से अपने धर्म को बढ़ाया जाए, और उसमें जो शिक्षा का स्तर था वो उपेक्षित सा रहा। उस समय जो मकतब और मदरसे थे उसमें मुल्ला एवं मौलवी जो शिक्षण कार्य किया करते थे,
उनके पास कोई प्रशिक्षण नहीं होता था। बगैर प्रशिक्षण के केवल सामान्य शिक्षण को प्राप्त करके मकतब और मदरसे में शिक्षा देने का कार्य मध्यकाल या मुगल काल में निरंतर होता रहा। उस समय इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई कि अध्यापकों को प्रशिक्षित करके उनको शिक्षा देने हेतु बच्चों के बीच में भेजा जाए। 14वीं शताब्दी में जो प्रणाली विकसित हुई वो थी कक्षा नायकी विधि। कक्षा नायकी विधि जो कि वैदिक काल में तथा जातकों के द्वारा भी देखने को मिलती है। कक्षा नाटकीय विधि वो होती है जिसमें जो गुरु का परम शिष्य होता है, जो गुरु का सबसे अच्छा शिष्य होता है, उसको उस क्लास के मॉनिटर के रूप में रखा जाता है और जब अध्यापक नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में कक्षा का संचालन करना, कक्षा का नियंत्रण करना, कक्षा का निरीक्षण करना, ये सारे कार्य कक्षा नायक को दिए जाते रहे। वैसे ये वैदिक काल में भी बड़ा मशहूर प्रचलन रहा, क्योंकि वैदिक काल में अध्यापकों की बहुत बड़ी कमी थी। कमी का कारण एक बहुत बड़ा ये भी था कि उस समय अध्यापक बनना सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता था। अध्यापक ये माना जाता था कि अध्यापक जन्मजात गुणों से परिपूर्ण होता है। सारे व्यक्तियों के बस का अध्यापन कार्य नहीं है। अध्यापन कार्य वही कर सकता है जो जन्म से अध्यापक के गुणों को प्राप्त कर ले, जिसके अंदर अनुवांशिकता के गुण हों, जिसके अंदर ऐसे गुण हों जो कि अध्यापक बनने की सारी कलाओं में जो पारंगत हो, वो गुण उसको जन्मजात मिलते हैं। उसको प्रशिक्षण दे करके, शिक्षण दे करके उस गुणों को पैदा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में जो शिक्षक के परम शिष्य होते थे उनको उस कक्षा का नायक बनाया जाता था, और जब अध्यापक नहीं होते थे तो अध्यापकों की अनुपस्थिति में उन छात्रों का दायित्व होता था कि वो उस कक्षा का संचालन करें, निरीक्षण करें और नियंत्रण करें। साथ ही जब अध्यापक रहते थे तो वो उन छात्रों को समय समय पर बताते रहते थे कि किस प्रकार से कक्षा का नियंत्रण किया जाना है, और उस समय यही कक्षा नायकी विधि से उनका प्रशिक्षण हो जाया करता था और बाद में वो शिक्षक के रूप में अपने आप को विकसित कर लिया करते थे। तो 14वीं शताब्दी में भी नायकी पद्धति विकसित हुई, उसमें भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। फिर आया ब्रिटिश काल, मुगलों के बाद ब्रिटिश काल आया। ब्रिटिश काल में अध्यापक एक वृत्ति के रूप में विकसित होने लगा और अध्यापक की मांग निरंतर बढ़ती गई, और ऐसा लगा कि सामान्य रूप से अध्यापकों से अधिक आवश्यकता प्रशिक्षित अध्यापकों की है। तब भी ब्रिटिश काल में भी अध्यापकों की कमी थी और आवश्यकता महसूस हुई कि कुछ ऐसी प्रक्रिया बनाई जाए कि अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाए, अध्यापकों को प्रशिक्षण देकर के उन्हें अध्यापक बनाया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए 1819 में कलकत्ता विद्यालय समाज ने पहली बार अध्यापक प्रशिक्षण का प्रारंभ किया। 1819 में कलकत्ता विद्यालय समाज ने पहली बार अध्यापक शिक्षा का प्रारंभ किया, जो कि ब्रिटिश कालीन युग था, अंग्रेज़ों का समय था, और उन्होंने इंग्लैंड के तर्ज पर ये भारत में भी अध्यापक शिक्षा के बारे में कार्य करने हेतु पहली बार 1819 में कलकत्ता विद्यालय समाज के द्वारा अध्यापक प्रशिक्षण का प्रारंभ कराया। 1854 में जो वुड का घोषणा पत्र आया, उसमें ये उन्होंने बताया कि भारत के प्रत्येक प्रांत में इंग्लैंड की तरह ही प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं और प्रशिक्षण हेतु जो छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों उनको छात्रवृत्ति तथा जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद
विद्यालयों में जाएं, उन्हें अधिक वेतन दिया जाए, ऐसी संस्तुति 1854 में उड के घोषणा पत्र में की गई थी। कि जो भी, जैसे उसमें इंग्लैंड में ये चल रहा था कि जो अध्यापक शिक्षा देने जाएंगे वो प्रशिक्षित होंगे और जो प्रशिक्षण प्राप्त करते रहेंगे उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रवृत्ति के साथ जब उनकी ज्वाइनिंग किसी विद्यालय में होगी तो उन विद्यालयों में उनको सामान्य लोगों की अपेक्षाकृत अधिक वेतन दिया जाएगा। 1924 में इसी के पहला विद्यालय 1819 में खुला, जो कि कलकत्ता विद्यालय समाज के अंतर्गत था। 1924 में बम्बई में देसी विद्यालय समाज ने प्राथमिक अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया और उसमें प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। उस समय जो हमारी सरकारें थी, चूँकि हम गुलाम थे और उनकी आवश्यकता थी केवल क्लर्क बनाने की, वो चाहते थे कि इस प्रकार से शिक्षा विकसित की जाए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को काम करने के लिए अच्छे क्लर्क मिल सके। इसलिए उन्होंने पहले प्राथमिक स्तर के ही विद्यालयों की स्थापना की और कई सारे विद्यालयों की स्थापना प्राथमिक स्तर पर हुई। बाद में कुछ सीमित स्तर पर माध्यमिक स्तर पर भी विद्यालयों की स्थापना की गई। 1926 में मद्रास शिक्षा समाज ने प्राथमिक अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए और इसके बाद देश में कई सारे प्राथमिक शिक्षा देने के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण का केंद्र खोला गया। 1882 तक अगर देखा जाए तो भारत में कुल 106 प्राथमिक विद्यालय खुल चुके थे, जो प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण केंद्र खोले जा चुके थे और माध्यमिक विद्यालय में लाहौर और मद्रास दो जगह ऐसे थे जो कि माध्यमिक अध्यापकों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण विद्यालय खोले गए। इस प्रकार से निरंतर अध्यापकों के प्रशिक्षण में वृद्धि होने लगी। फिर हम आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद भी हमारे पास अध्यापकों की कमी रही और इंग्लैंड की ही तर्ज पर हम स्वतंत्र देश में भी अध्यापकों के प्रशिक्षण की बात सोचने लगे कि किस प्रकार से अध्यापकों का प्रशिक्षण कराया जाए। अनेकों कोर्स शुरू किए गए, LT लाइसेंसिएट टीचर, B.Ed, BTC, अनेकों कोर्स ऐसे शुरू किए गए जिसमें अध्यापकों के प्रशिक्षण की बात की गई। शुरुआती दौर में जो माना गया वो ये माना गया कि किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर के एक कुशल अध्यापक बनाया जा सकता है। धीरे धीरे हम और विकसित हुए, तब लोगों के दिमाग में आया कि अध्यापक कोई सामान्य न तो प्रक्रिया है न तो सामान्य पद है, एक गरिमामयी पद है, एक ऐसी नौकरी है जिसमें केवल सामान्य मजदूरों की तरह कार्य नहीं करना है बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो कि भारत का विकास कर सके। तो ऐसे में लोगों ने माना कि केवल प्रशिक्षण देकर के जो सर्कस में काम करने वाले बंदर हैं उनको नचाया जा सकता है, जो कंपनी में काम करने वाले मजदूर हैं उनको सिखाया जा सकता है, लेकिन अध्यापक सामान्य पद नहीं है, इन्हें केवल प्रशिक्षण देकर के ही अध्यापक नहीं बनाया जा सकता है। तब शुरुआत की गई शिक्षा एवं प्रशिक्षण की कि अध्यापक को शिक्षा भी आवश्यक है और प्रशिक्षण भी आवश्यक है। शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षित किया जाए तब एक कुशल अध्यापक बन सकता है, क्योंकि अध्यापकों की जिम्मेदारी पूरे समाज को एक नई दिशा देने की है, बच्चों में सर्वांगीण विकास करने की है। समाज में जिस प्रकार की जो आवश्यकता है समाज की जो आवश्यकता है, जो आकांक्षा है, जो समाज की मांग है, उस प्रकार से अध्यापकों को बच्चे तैयार करने होते हैं और इसलिए जो भी अध्यापक रहे उसका सर्वांगीण विकास होना आवश्यक है, जिससे कि वो अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके। आज हम लोग भारत में स्वतंत्र रूप से अध्यापक शिक्षा को
दे रहे हैं। और आज स्थिति ये हो गई है कि आज भारत में प्रशिक्षित अध्यापकों की एक बहुत बड़ी संख्या दिखाई पड़ती है, जो कि बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश में ही लगभग आज 22 से 23 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण करके अभी तक किसी अच्छी नौकरी नहीं प्राप्त करी है। कहने का तात्पर्य है कि अध्यापक शिक्षा आज हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में बड़े अच्छे ढंग से फल फूल रही है और आज भारत एक बहुत बड़ी मात्रा में अध्यापक शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है। साथ ही वो एक बहुत बड़ी मात्रा में अध्यापक तैयार कर रहा है, जो कि समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।